नमस्कार। भृगु लिनिएज पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। हमारी कोशिश हर समय यही रहती है कि हम आपको अच्छे से अच्छे जानकारीपूर्ण व रोज की जिंदगी में काम आने वाली बातों या चीजों की जानकारी दें। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है स्वस्थ रहना। इसलिए आपने नोट किया होगा कि हम ज्यादातर अलग अलग बीमारियों के डॉक्टर्स को आमंत्रित करते हैं। आज भी हमने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। आप सबने मुंबई में स्थित नानावटी हॉस्पिटल का तो नाम सुना होगा। बहुत विशाल और नामी हॉस्पिटल है। हर डॉक्टर अपना काम तो करता ही है, पर वो डॉक्टर जो अपना काम तो करे पर हॉस्पिटल की भी जिम्मेदारी संभाले, जिसमें और भी डॉक्टर्स होते हैं। देर ना करते हुए हम आज मिलते हैं अपनी गेस्ट डॉक्टर श्रुति भार्गव से, जो नानावटी हॉस्पिटल में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत है। नमस्कार श्रुति जी, आपका भृगु लिनिएज पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे भृगु लिनिएज पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। डॉक्टर साहब, हमने सुना है आपने डेंटल की शिक्षा प्राप्त की है, फिर भी आप मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में कैसे आए? आपने बिल्कुल सही सुना है। मैंने ग्रेजुएशन अपना डेंटिस्ट्री में किया था। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने 10 इयर्स अपनी डेंटल प्रैक्टिस भी करी थी। लेकिन डेंटिस्ट्री जो प्रैक्टिस करते हैं उनको नेक प्रॉब्लम की इश्यूज लेटर और सूनर लाइफ में आते ही हैं। सो मेरी भी लाइफ में ऐसे इश्यूज आए और इसकी वजह से मैंने फिर अपनी फर्दर स्टडीज मैनेजमेंट में करके और अपना करियर स्विच किया और अब मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करती हूँ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा और उसके बाद की पढ़ाई के भी बारे में बताइए। तब के कुछ ऐसे क्षण या पल जो आज भी आप याद करके मुस्कुरा देती हैं। मैंने अपना स्कूलिंग रायबरेली शहर में किया था। मेरे फादर बैंक ऑफ बड़ौदा में पोस्टेड थे वहाँ पर। तो मेरी पढ़ाई, मेरे ब्रदर की पढ़ाई, प्रारंभिक शिक्षा, स्कूलिंग सब वहीं हुआ था। और क्योंकि रायबरेली बहुत बड़ी जगह नहीं है, तो जो सबसे ज्यादा सराहनीय है मेरे लिए वो ये है कि मेरे फादर को ऑलमोस्ट पूरे सिटी जानती थी। तो 10th क्लास में आई वॉज द ओनली गर्ल जो 2 व्हीलर से स्कूल जाती थी। और मेरे फादर की इतनी जान पहचान थी कि इनिशियल टाइम में अगर कभी भी कहीं भी मेरी स्कूटी फेल हो जाती थी तो मैं किसी भी शॉप के आगे वो स्कूटी छोड़ देती थी और वो चाबी अंकल को दे देती थी कि अंकल प्लीज घर पे आप सही करके पहुंचवा देना। तो ये एक ऐसी चीज थी जो मैं कभी भूल नहीं सकती। आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की? ये मौका आपको किसने दिया? मेरे करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन इन डेंटिस्ट्री, मैंने जो अपना फर्स्ट जॉब शुरू किया था वो जयपुर में महात्मा गांधी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से शुरू किया था और एज ए लेक्चरर मैंने वहां पे जॉब किया था। और मैं जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होते थे उनको पढ़ाती थी। वहां का भी एक किस्सा मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे जो कलीग्स थे वो मुझे अलग से पूछते थे कि ऐसा क्या स्ट्रिक्ट एक्शन आप लेते हो स्टूडेंट्स के लिए कि वो आपकी बात सारी मानते हैं। तो मैंने कहा मैं ऐसा कुछ भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती हूँ। मैं सिर्फ अपना लेक्चर इस तरीके से प्रिपेयर करती हूँ कि द मोमेंट आई एंटर द क्लास एंड एग्जिट द क्लास, वो पूरे टाइम मैं कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा ही रही होती हूँ। तो उनके पास टाइम ही नहीं होता है, इसकी वजह से वो लोग शोर नहीं मचाते हैं और क्लास कंट्रोल रहती है। तो ये मेरा फर्स्ट जॉब था और उसके बाद मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू करी थी। आपने जयपुर के महावीर कैंसर हॉस्पिटल में भी असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्य किया, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। मैंने लगभग 7 इयर्स भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में सेवाएं दी थी और वहां मैंने एज ए रेसिडेंट डॉक्टर ज्वाइन किया था। लेकिन कोविड टाइम में मैंने वहां पर मेरे काम को और मेरे लगन को देखते हुए मुझे प्रमोट किया गया और एज ए असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट मैंने वहां पे काम किया। जयपुर में आपका अपना एक सेटअप भी था? मैंने अपना क्लिनिक वहां पे ओपन कर रखा था। आद्या डेंटल केयर नाम से क्लिनिक था। आद्या मेरी बेटी है, उसका नाम है। उस नाम से मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रखी थी और भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में काम करते
उसके साथ साथ मैं वो क्लिनिक भी संभालती थी। शायद आप कह सकते हैं कि वहां से ही मुझे मैनेजमेंट में इंटरेस्ट आने लग गया था, क्योंकि जब आप अपना क्लिनिक खुद हैंडल करते हो, सारी चीजें होती हैं उसमें, तो आपको राइट फ्रॉम बिगनिंग और उसमें क्या मटेरियल यूज होना है, क्या सब कुछ यूज होना है, तो these all are part of management and administration। वो क्लिनिक भी मैं वहां चलाती थी। जब आप जयपुर में थी तो आपके बच्चे बहुत छोटे थे, कैसे मैनेज बिल्कुल करती सही थी कहा। उनके साथ? जब मैं जयपुर में थी तो मेरे बच्चे बहुत ही छोटे थे। जब मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया, भगवान महावीर कैंसर में काम करना स्टार्ट किया, तो मेरी बेटी सिर्फ 5 साल की थी और बेटा सिर्फ 1 साल का था। तो थोड़ा हार्ड होता था, लेकिन मेरे बच्चों का शुरू से ही पढ़ाई की तरफ थोड़ा रुझान ज्यादा था। उनको कुछ नया सीखना, नया करना, उसमें बहुत ललक रहती थी। तो मैंने अपने बेटे को सिर्फ 1.5 वर्ष की आयु में ही डे केयर में भेजना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसको भी स्कूल जाना होता था अगर उसकी दीदी जाती थी तो इस तरीके से मेरा काम भी होता था और उनकी पढ़ाई भी साथ में चलती थी। तो मैं उनको अपने ऑफिस जाने के टाइम पे स्कूल ड्रॉप करती थी और ऑफिस से वापस आने के टाइम पे उनको स्कूल से लेके आती थी। तो ऐसे मेरा अच्छा मैनेज हो गया और मेरे पेरेंट्स का मुझे पूरा सपोर्ट था, स्पेशली मेरी मदर का। तो उसकी वजह से मुश्किल था, लेकिन निकल गया समय। आपने बीडीएस के बाद पीजी इन क्लिनिकल रिसर्च सिम्बायोसिस पुणे से किया, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ? जी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन क्लिनिकल रिसर्च में किया है सिम्बायोसिस पुणे से। तो एक्चुअली ये एक करस्पॉन्डेंस कोर्स था। इसमें कुछ प्रोजेक्ट और क्लासेस ऐसी थी जो मुझे सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में लावेल कैंपस में जाके अटेंड करनी थी। और जैसा कि ज्ञात है कि सिम्बायोसिस एक बहुत ही नामी यूनिवर्सिटी है। जब मैं उसके कैंपस में गई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि मैं इतने बड़े कॉलेज से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे वहाँ के टीचर्स हैं और जो वर्कशॉप्स वहाँ पे होती हैं वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल की होती हैं। वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, अच्छा एक्सपोजर था वहाँ। आपने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए भी किया हुआ है, इतनी ज्यादा अलग अलग डिग्रियां कैसे? ज्यादातर लोग बीडीएस के बाद एमडीएस और फिर उसी फील्ड में आगे की पढ़ाई करते हैं। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, डेंटिस्ट एक डेंटिस्ट ही समझ सकते हैं कि जब वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में होते हैं तो उनको नेक प्रॉब्लम्स बहुत फ्रिक्वेंटली हो सकती हैं। तो मेरे लाइफ में आफ्टर 10 इयर्स ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस मुझे नेक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। और क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था अपने क्लिनिक को रन करने का, उसको एडमिनिस्टर भी मैं खुद करती थी, मैनेजमेंट उसका खुद देखती थी मैं। और मीनवाइल मैंने भगवान महावीर में भी काम करना शुरू कर दिया था। तो मुझे मेरे सीनियर्स ने वहाँ पे सजेस्ट किया कि अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं और क्योंकि आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर पाते हो, तो आपको साइड बाय साइड एमबीए भी करना चाहिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। क्योंकि अगर इसको करियर आपको आगे बनाना है तो डिग्री होना बहुत जरूरी होता है, विच आई टोटली अग्री। और मैंने काम करते करते साथ में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में अपना एमबीए कंप्लीट किया। तो आप कह सकते हैं कि ये मेरी पढ़ाई की सेकेंड इनिंग थी जो मैंने ऑलमोस्ट 10 इयर्स बाद शुरू करी थी। अब तो आपने पीएचडी भी कर ली, क्या सब्जेक्ट था आपकी पीएचडी का और क्या आप उसके लिए जेनेवा गई थी? मैंने, जी हाँ, इसी साल जनवरी में मेरी पीएचडी हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कंप्लीट हुई है। जब मैंने अपनी सेकेंड इनिंग पढ़ाई की शुरू करी तो मेरा पढ़ाई की तरफ झुकाव बहुत धीरे धीरे करके ज्यादा हो गया। हर दम कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, और इसके लिए मैं इंस्पिरेशन अपने बच्चों को कहूंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे बच्चों को नया सीखने का और पढ़ाई की तरफ थोड़ा रुझान हमेशा से बचपन से ज्यादा रहा है। तो जब मैं देखती थी कि उन लोगों को इतना पढ़ने का है तो मुझे ऐसा था कि मुझे भी उनको इंस्पायर करना है और मुझे भी आगे और पढ़ना है। तो मैंने अपनी पीएचडी शुरू करी हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। आफ्टर अपना एमबीए कंप्लीट करने के बाद मुझे जेनेवा जाने का मौका नहीं मिल पाया। कन्वोकेशन का इनविटेशन भी आया था, क्योंकि मैंने जो अपना पीएचडी है वो ए ग्रेड में कंप्लीट किया था।
लेकिन एक छोटी ट्रेजेडी हुई, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरा फ्रैक्चर हो गया था पैर में, तो उसकी वजह से मैं जेनेवा नहीं जा पाई अपना कन्वोकेशन अटेंड करने के लिए, जिसका मलाल शायद मुझे हमेशा रहेगा। आप 2 बार डॉक्टर की डिग्री लेके कैसा महसूस कर रही हैं? बच्चों को तो एक बार की पढ़ाई में ही इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो दूसरी के बारे में तो सोच भी नहीं पाते। जी, मैं बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और एक्चुअली क्योंकि मेरा पढ़ाई की तरफ अचानक से जो रुझान हुआ था, तो मैंने ये रियलाइज ही नहीं किया कि मैं पहले से डॉक्टर हूँ और अब मैं वापस पीएचडी कर रही हूँ। इसका रियलाइजेशन मुझे तब हुआ जब मेरे पीएचडी कंप्लीट हुआ और मैंने ये न्यूज अपनी बेटी के साथ शेयर करी, अपने बेटे के साथ शेयर करी, और उन्होंने प्राउडली ऐसा बोला कि अरे मम्मा अब तो आप डबल डॉक्टर हो गई हो। तब मैंने ये रियलाइज किया कि अरे हाँ, मैं तो पहले से डॉक्टर हूँ और अब मेरा पीएचडी हो गया है तो डबल डॉक्टर हो गई हूँ। और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चे बहुत प्राउड महसूस कर रहे थे मेरे लिए, और उन्होंने अपने स्कूल में सारे अपने फ्रेंड्स को भी बोला कि हमारी मम्मा तो अब डबल डॉक्टर है। अब आप नानावटी हॉस्पिटल में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आपकी वहाँ? जी, मैंने डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट नवंबर 2023 में नानावती मुंबई में ज्वाइन करी थी। एडमिनिस्ट्रेशन कहने के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जब आपको नामी गिरामी बड़े डॉक्टर्स को एडमिनिस्ट्रेशन सिखाना पड़ता है तो वो बहुत मुश्किल टास्क होता है, लेकिन इसके भी अपने मजे होते हैं। और हॉस्पिटल हमारा अभी रिसेंटली 300 बेडेड से 900 बेडेड में कन्वर्ट होने वाला है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं। पेशेंट एक्सपीरियंस देखना होता है, डाइटिशियंस की सारी फैसिलिटीज टाइम टू टाइम हो रही है नहीं हो रही हैं ये देखनी पड़ती हैं। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट हमारा बहुत ही फेमस डिपार्टमेंट है। जो वहाँ के हेड फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो पहले इंडियन क्रिकेट टीम के फिजियोथेरेपिस्ट थे। तो ऐसे बड़े लोगों के साथ काम करने में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नई सीखने को भी मिलती हैं, और काफ़ी बिजी रहती हूँ। लेकिन एक कोट है, बीइंग बिजी इज अ ब्लेसिंग, और ये कोट मेरी लाइफ का मकसद है। आप अभी जिस पद पर कार्यरत हैं उसमें लीडरशिप स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपने कब और कैसे ये डेवलप किया? लीडरशिप करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है, लीडरशिप मैनेजमेंट से काफी फर्क होता है। कई बार लोग दोनों चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैनेज तो शायद हर इंसान को कुछ ना कुछ करना आता है, लेकिन लीडरशिप के लिए आपको मैनेजमेंट के साथ साथ लोगों से काम करवाना आना चाहिए, और ये मैंने भगवान महावीर में काफी हद तक सीखा। वहां जो मेरी बॉस थी वो भी फीमेल थी, और शी इज वेरी नाइस इन डूइंग लीडरशिप। तो मैं जब उनको देखती थी तो मुझे एक ही ख्याल बस मन में रहता था कि अगर ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और यही वजह है कि धीरे धीरे मेरे स्किल्स में डेवलप करती गई, और मेरे सीनियर्स ने काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया, और इसकी वजह से आज मैं जहाँ हूँ वहाँ पहुँच पाई हूँ। आपकी लाइफ का ग्रेटेस्ट मोटिवेशन क्या है अभी तक? मेरी लाइफ का ग्रेटेस्ट मोटिवेशन मेरे दोनों बच्चे और मेरे पेरेंट्स हैं। हर किसी की तरह मेरी लाइफ में भी कई ऐसे मोमेंट्स आए जब मुझे ऐसा लगा कि बस अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन माँ बाप ने तो साथ दिया ही, साथ में मेरे बच्चों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं मम्मा आप कर सकते हो। और जब आप छोटे छोटे बच्चों के मुंह से ये बातें सुनते हो तो एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, और वो आपको आगे पहुंचाने में आपको बहुत हेल्प करती है। आपको पढ़ने का बहुत शौक है। डेंटिस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा और क्या क्या पढ़ती हैं आप? मुझे फिक्शन पढ़ना बहुत पसंद है, और मेरा फेवरेट ऑथर है मिस्टर रविंदर सिंह। और सच कहूँ तो मैं जब किताबें पढ़ती हूँ, नॉवेल्स पढ़ती हूँ, तो मैं बाकी सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं उसी स्टोरी में और उसमें इतना खो जाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें मेरे आसपास हो रही हैं। ये एक बहुत अच्छा शौक कहना चाहिए है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि बुक्स से अच्छी फ्रेंड किसी और की कोई नहीं हो सकता। ट्रैवलिंग की भी आप बहुत शौकीन हैं। कहाँ कहाँ घूम चुकी हैं आप? क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाती हैं या परिवार के साथ?
सच कहूँ तो पहले मुझे ट्रेवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मेरे बेटे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और नए नए एडवेंचर करना। और वो नए एडवेंचर, क्योंकि वो बच्चा है, सारे एडवेंचर तो वो कर नहीं सकता है, तो उसको ऐसा होता है कि मेरी मम्मा को करना चाहिए। और लास्ट जो हमारी ट्रिप थी वो हम गए थे ऋषिकेश, और वहां पे 107 फीट की जो बंजी जंपिंग है, मैंने वहां से बंजी जंपिंग भी करी है बिकॉज ऑफ माई किड्स, क्योंकि उनको ऐसा था कि नहीं, ये कुछ नया है जो हमारी मम्मा को करना चाहिए। आप इतने बड़े हॉस्पिटल में इतने बड़े पद पर कार्यरत हैं, लाखों लोग आते होंगे, सब तो खुश होकर जाते नहीं, कुछ नाराज भी होते होंगे। आप कैसे डील करती हैं सिचुएशन से? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेशेंट एक्सपीरियंस एक डिपार्टमेंट होता है, हर हॉस्पिटल में होता है। वो डिपार्टमेंट होता ही इसलिए है कि अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी सर्विस अच्छी नहीं लगी है या उसका कोई भी फीडबैक है, तो वो फीडबैक पेशेंट एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट तक पहुंचता है, और अकॉर्डिंगली वो जिस भी डिपार्टमेंट की सर्विसेज से खुश नहीं होते हैं, वो फीडबैक उस डिपार्टमेंट को सेंड किया जाता है और करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो काफी नाराज हो जाते हैं, और इनफैक्ट ऐसा भी सुनने में आता है कि वो हमें ऐसा बोलते हैं, हाँ अगर आपके घर में ऐसा होगा या आपके पेरेंट्स के साथ ऐसा होगा या आपके बच्चों के साथ ऐसा होगा तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग टेबल के दूसरे साइड पे हैं इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आता है। तो इस तरीके के काफी एक्सपीरियंसेस हैं जो हमको डे टू डे लाइफ में देखने पड़ते हैं, और इसमें से एक एक्सपीरियंस है जो काफी मुझे यादगार रहेगा, क्योंकि मैं काफी टच हो गई थी उस एक्सपीरियंस से। कोविड टाइम में सेम टाइम पे मेरे ब्रदर को कोविड था और एक पेशेंट था उसको भी कोविड था, और उसका जो ब्रदर था वो बहुत ज्यादा उसको लेके प्रोटेक्टिव था, काफी परेशान था। लेकिन कोविड में स्ट्रिक्ट रूल्स थे, जो रूल्स रिलेटिव से मनवाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। तो जब मैंने पर्सनली उसको बोला कि आप अपने ब्रदर से नहीं मिल सकते हैं, उसको कोविड है, आइसोलेशन में है, तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया मेरे ऊपर, और उसने बोला कि हाँ आपको समझ नहीं आ रहा है मैडम, क्योंकि आपका भाई नहीं है ना ऐसी स्टेज में, अगर आपका भाई कोविड में होता तब आपको समझ में आता। और वो चीज मुझे काफी पिंच करी उस टाइम पर, और थोड़ा मैं अपसेट भी हुई, लेकिन बाद में मैंने अपने आप को संभाला, क्योंकि मेरी और उसकी सिचुएशन सेम थी। मेरे ब्रदर को भी कोविड था और उसके ब्रदर को भी कोविड था, लेकिन मेरा ब्रदर भगवान की कृपा से सही कंडीशन में था और घर पे हमने उसको आइसोलेट किया हुआ था। लेकिन वो जो बेचारा था उसके ब्रदर को हम काफी खराब कंडीशन थी। ऐसे काफी सारे इंसिडेंसेस हैं जो लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन अब टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ उसको डील करना, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, वो सीख लिया। क्या आपको इतना बड़ा हॉस्पिटल संभालने के बाद अपनी डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस करने का टाइम मिल पाता है? ऑनेस्टली नहीं मिल पाता है। और आफ्टर शिफ्टिंग फ्रॉम जयपुर टू मुंबई, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू द प्रैक्टिस, क्योंकि जगह चेंज हो गई है और सारी चीजों को नए तरीके से शुरू करना, और मुंबई इज अ बिग सिटी, यहाँ पे तो ट्रेवल करना ही बहुत मुश्किल काम है। तो ट्रैवलिंग में ही काफी टाइम निकल जाता है, और इतने बड़े हॉस्पिटल में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, काफी सारी चीजें हैं, और मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा हॉस्पिटल अब एक्सपैंड हो रहा है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, तो इसलिए अब डेंटल प्रैक्टिस नहीं हो पाती, टाइम भी नहीं मिल पाता है, और फोकस अब कम्प्लीटली हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हो गया है। आप कथक में ट्रेन डांसर हैं, आपका मानना है ये आनंद और संतुष्टि का माध्यम है, थोड़ा विस्तार में बताइए। मैंने काफी छोटी एज में कथक सीखना शुरू कर दिया था, मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, और मैंने कंप्लीट कोर्स कंप्लीट किया हुआ है पूरा कथक का, प्रभाकर किया हुआ है। हालांकि अब समय नहीं मिल पाता है कथक करने का, लेकिन हाँ मेरा मानना है ऐसा कि डांस आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। इससे बड़ा स्ट्रेस बस्टर मुझे नहीं लगता है कुछ भी होता है। जब आप डांस कर रहे होते तो आप सारी चिंताओं से, सारी परेशानियों से एकदम अलग लेवल पे पहुंच चुके होते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करती हूँ तो आज भी थोड़ा समय निकाल के थोड़ा बहुत डांस कर लेती हूँ। आप इतने साल जयपुर में रही और अब मुंबई में हैं,
जयपुर या मुंबई, और क्यों? ये तो आपने बहुत ही मन को छूने वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। जयपुर में मैंने अपना काफी लंबा समय निकाला है और अपने करियर की सेकेंड इनिंग मैंने वहां से शुरू करी है। जयपुर मेरे दिल के बहुत करीब है। मुंबई ग्रोथ के लिए मैं आगे आई हूँ, लेकिन हाँ, अगर फिर से पूछा जाए कि जयपुर या मुंबई, तो मेरा आंसर जयपुर ही होगा। एक सर्टिफाइड डॉक्टर, वो भी 2 डिग्रियों के साथ, आपने अपना करियर एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चुना? जी, क्या बिल्कुल। वजह रही? पहले मैंने डेंटिस्ट्री में अपना करियर बनाया और 10 साल मैंने डेंटल प्रैक्टिस भी करी है, अपना खुद का क्लिनिक चलाया है। और आज भी अगर कहूँ तो डेंटिस्ट्री इज माय फर्स्ट लव। लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए और हेल्थ रीजंस की वजह से ना चाहते हुए भी मुझे अपना करियर स्विच करना था। मेरा ऐसा मानना है कि करियर वो होना चाहिए जो आप इंजॉय कर सको। मैं डेंटिस्ट्री को इंजॉय करती थी, तो मैं फक्र के साथ कह सकती हूँ कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ इंजॉय नहीं करती हूँ, उसको जीती भी हूँ। तो यही वजह है कि मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर नाउ आई एम मच मोर हैप्पियर। आपके आगे के क्या प्लान्स? हर कोई अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल लेके चलता है और मेरा गोल है कि मुझे मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनना है, एक किसी ऐसे इंस्टीट्यूट का मेडिकल सुपरिटेंडेंट कि मुझे भी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स की लिस्ट में जगह मिल सके। जो थोड़ा सा दूर है गोल मेरा, लेकिन अगर लगन रही, कंटिन्यूअस मेरी मेहनत रही, तो मुझे पता है कि बहुत जल्दी मैं उस गोल को भी अचीव कर लूंगी। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे परिवार के लिए भी है, क्योंकि असली खुशी जब उन लोगों को खुश देखती हूँ, उनकी आंखों में अपने लिए प्राउड देखती हूँ, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। मेरी छोटी सी भतीजी है 5 साल की, जब वो देखती है कि मैं इतना बिजी हूँ और मैं उससे बात नहीं कर पाती हूँ, तो कभी कभी चिढ़ाने के लिए मुझे कहती है कि आप ना, आपका नाम काम बुआ होना चाहिए, आप सिर्फ काम करते रहते हो। तो लेकिन वो जो है, उसमें भी एक अलग सी खुशी महसूस होती है ये सुनकर कि मेरे घर वाले मेरे काम को, मेरे मेहनत को इतना अप्रिशिएट करते हैं, और ये ही मेरे लिए सब कुछ है। आखिरी सवाल, आप इंस्पिरेशन है अपकमिंग मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, क्या सलाह देंगे उनको आप? हर दिन आप एज ए स्टूडेंट जिएंगे तो आपको सक्सेस मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन जिस दिन ये मन में आ जाता है, दिमाग में आ जाता है कि हम बियॉन्ड परफेक्शन हैं, अब हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी, डाउनफॉल वहीं से शुरू होता है। तो इसलिए हमेशा एज ए स्टूडेंट होना चाहिए, क्योंकि लाइफ हमें हर रोज कुछ ना कुछ नया सिखा रही होती है और उसको हमको दोनों हाथों को खोल के सीखने की कोशिश करनी चाहिए। श्रुति जी, भृगु लिनियज के व्यूअर्स के लिए इतना टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं दिल से आपको शुक्रिया बोलती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने कुछ भी इनपुट दे सकूं, और अगर मेरी बातों से किसी को कुछ भी 5% भी फायदा महसूस होता है तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। थैंक यू सो मच।